फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक की जो एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है और ये जो है लोक प्रशासन से संबंधित टॉपिक है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक प्रशासनिक विधि की परिभाषा एवं कल्याणकारी राज्य के महत्व। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्रशासनिक विधि की परिभाषा दीजिए और एक कल्याणकारी राज्य में प्रशासनिक विधि के महत्व का वर्णन भी करना है और ये भी बताना है कि क्या ये कहना सही है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती है। ठीक है ना, टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगली हेडिंग प्रशासनिक विधि की परिभाषा। ठीक है ना, देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है प्रशासनिक विधि सार्वजनिक विधि की एक शाखा है जिसका मुख्य संबंध विभिन्न शासन के विभिन्न अंगों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों और अधिकारों के दायित्व से है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी शासन के प्राधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी क्या कर्तव्य दायित्व ये होता है, इसी से संबंध रखने का कार्य जो करती है वो प्रशासनिक विधि कहलाती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है अनुचित और अवैध कार्यों पर नियंत्रण रखना होता है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से दो बातें निकल के गए। पहली बात यह है कि इसका जो संबंध होता है प्राधिकारी से होता है और दूसरा ये जो इसका उद्देश्य है वो प्राधिकारी कोई अनुचित और अवैध कार्य न करे, इस पर भी ध्यान रखने का कार्य करती है प्रशासनिक विधि। अब हम लोग परिभाषा की यदि बात करें तो इसका परिभाषा देना अत्यंत कठिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम इसके प्रकृति, क्षेत्र और विषय वस्तु की बात करते हैं और जब उसकी व्याख्या करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी कुछ परिभाषाएं अत्यंत विस्तृत अर्थ में और कुछ परिभाषाएं अत्यंत संकीर्ण अर्थ में आती हैं। इसीलिए जो है इसका परिभाषा देना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें कि इसकी परिभाषा की तो इसके बावजूद अत्यंत कठिन और अत्यंत संकीर्ण होने के बाद भी कुछ विद्वानों ने इसका परिभाषा देने की कोशिश की है और हम लोग इनके बारे में फिर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोफेसर डायसी महोदय को। प्रोफेसर डायसी महोदय ने प्रशासनिक विधि के बारे में क्या बताया है। ठीक है ना, तो देखिए प्रोफेसर डायसी महोदय जो हैं कह रहे हैं कि प्रशासनिक विधि राष्ट्र की विधि प्रणाली के उस प्रभाग से संबंधित है जो राज्य पदाधिकारी की विधिक स्थिति और दायित्व अवधारित करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये जो है बात करते हैं लोक प्राधिकारियों की। ठीक है ना, यानी कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि प्रशासनिक विधि में लोक प्राधिकारी की बात कौन करता है तो ये बात करते हैं डायसी महोदय। और लोक प्राधिकारी से हम याद रख सकते हैं कि प्रोफेसर डायसी महोदय ने अपनी परिभाषा में किसकी बात की है? लोक प्राधिकारी की बात की है और उसी राज्य प्राधिकारी लोक प्राधिकारी के विधिक स्थिति और दायित्व को अवधारित करने की बात की है। ठीक है ना, अब यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के और उनके दायित्वों की भी बात की है। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि मान के चलिए ए जो है कोई एक प्राधिकारी है और बी कोई एक प्राइवेट व्यक्ति है, तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, क्या संबंध नहीं होना चाहिए, इसकी बात की है प्रोफेसर डायसी महोदय ने। ठीक है ना, हालांकि इनकी परिभाषा को एकांगी माना गया है और आलोचना भी किया गया है, संकुचित और एकांगी माना गया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोक प्राधिकारियों की बात किया है, प्रशासनिक प्राधिकारी की इन्होंने कभी बात ही नहीं की, उनके शक्ति की बात नहीं की, प्रक्रिया, विधायी नियंत्रण को भी छोड़ दिया है। इसीलिए इनकी परिभाषा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जेनिक्स महोदय की। ठीक है ना, जेनिक्स महोदय ने क्या कहा है? जेनिक्स महोदय ने कहा कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। इन्होंने क्या कहा? प्रशासनिक विधि जो है प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है, प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है। वहीं ये कहते हैं केसी डेविस महोदय कहते हैं कि प्रशासनिक विधि वह विधि है जो प्रशासनिक अभिकरणों की शक्तियों, देखिए ये भी प्रशासनिक अभिकरण की बात करते हैं और ये भी प्रशासन की बात करते हैं, से शक्तियों तथा प्रक्रियाओं से संबंध रखने का कार्य करती है। ठीक है ना, या फिर संबंध रखती है। इसके अंतर्गत विशेष रूप से ऐसी विधि सम्मिलित है जो प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा को विनियमित करती है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये जेनिक्स महोदय हैं और ये जो डेविस महोदय हैं, इनमें दो वर्ड जो है कॉमन है। प्रशासन से संबंध ये भी बताते हैं और प्रशासन से संबंध जो है ये भी बताते हैं। प्रशासनिक अभिकरण
की प्रक्रियाओं से संबंध ये भी बताते हैं। तो संबंध की यदि बात करें तो संबंध से दो परिभाषाएं क्लियर हो जाती हैं, एक जेनिंग्स महोदय की और दूसरी केसी डेविस महोदय की। और यदि लोक प्राधिकारी की बात करें या राज्य प्राधिकारी की बात करें तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाता है कि इसकी जो लोक प्राधिकारी या राज्य प्राधिकारी की बात की है प्रोफेसर डाइसी महोदय ने की है। तो इस तरीके से हमें 3 परिभाषा याद रखना जरूरी है, कम से कम 3 विद्वानों की परिभाषा को याद रखना जरूरी है। और इसके पहले जो हमने इसके बारे में बताया, प्रशासनिक विधि इसकी शाखा है, मुख्य शासन शक्ति, जो शासन के जो विभिन्न अंग उनके शक्तियों की बात करते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें याद रखना जरूरी है। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि किसी भी विद्वान के द्वारा प्रशासनिक विधि की अभी तक संतोषजनक परिभाषा नहीं दिया गया है और देना भी बहुत कठिन है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और अब यदि हम लोग बात करते हैं जैन एंड जैन के अनुसार प्रशासनिक विधि की क्या परिभाषा दी जा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि पी जैन तथा एस के जैन ने प्रशासनिक विधि की विस्तृत परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रशासनिक विधि के 4 पहलू हैं। उन्होंने 4 पहलू कौन कौन से बताए हैं। पहला पहलू इन्होंने बताया है कि यह प्रशासनिक विधि की संरचना और शक्तियों का संबंध रखती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों की संरचना और शक्तियों से संबंध रखती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों की सीमाएं नियत करती है। और तीसरी बात यह है कि शक्तियों का प्रयोग करने की अनुसरण प्रक्रिया बताती है। और चौथी बात इन्होंने बताया कि ऐसे प्राधिकारियों को न्यायिक नियंत्रण और साधनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि ये जो है संबंध को भी बताता है, शक्ति को सीमाएँ जो होती हैं उसको भी बताता है, और उसके अनुसरण करने की प्रक्रिया को बताता है, और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को भी बताता है। यानी 4 बातें जैन एंड जैन ने बताया है अपनी परिभाषा में। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं बड़े आराम से। कैसे याद रख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि अगर डेविस महोदय हैं तो डेविस महोदय लोक प्राधिकारी की बात किए हैं, ठीक है ना, लोक प्राधिकारी। और जो ये हैं आइवर जेनिंग्स महोदय हैं और केसी महोदय हैं, इन्होंने जो बात किया है, इन्होंने बात किया है संबंध की, यानी प्रशासनिक संबंध की बात किया है। और इन्होंने जो बात किया है जैन एंड जैन ने, इन्होंने 4 बातें बताई हैं। 4 बातों में सबसे पहला इन्होंने बताया है कि संबंध क्या होता है, उसके बाद सीमा क्या होगी। पहला संबंध बताया इन्होंने, संबंध, ठीक है। और दूसरा इन्होंने सीमा बताया है, कैसी कहाँ तक सीमा होगी। तीसरा इन्होंने प्रक्रिया बताया है, ठीक है। और चौथा इन्होंने बताया है कि ये जो है नियंत्रित कैसे किए जा सकते हैं, यानी कि जो प्रशासनिक प्राधिकारी हैं इनके शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है कम से कम 4 परिभाषाएं हमें याद रखना जरूरी है। और हमने तरीका भी बता दिया आपको कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो वस्तुतः प्रशासनिक विधि के अध्ययन में प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक नियंत्रण पर ही बल दिया जाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रशासनिक विधि की जब भी हम बात करें तो न्यायिक नियंत्रण, हमेशा नियंत्रण की ही बात करें, क्योंकि सामान्य जनता जो है न्यायालय से ही यह उम्मीद कर सकती है या अपेक्षा कर सकती है कि उसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने पर सही उपचार मिल सके, ठीक है ना। यानी प्रशासनिक विधि एक ऐसी विधि होती है जो किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उपेक्षा किया जाता है तो उससे न्याय दिलाने का कार्य करती है। प्रशासनिक विधि का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। और ये बात करें तो नियंत्रण रखने का कार्य ये करती है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जैसे यहाँ पे एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं, भारत जैसे विकासशील प्रजातांत्रिक देश में कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा करने के सिलसिले में प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में अभूतपूर्व अभिवृद्धि हुई है, जिसके कारण यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत न्यायिक नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य प्रकार के न्यायिकेतर नियंत्रण के तरीकों को भी अपनाना पड़ेगा। यानी कि भारत विकासशील देश है और ऊपर से इसका जो है प्रजातांत्रिक सिस्टम है और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो है इन सभी चीज़ों को लागू करना बहुत ज़रूरी था, अनिवार्य। अब यदि प्रशासनिक विधि के महत्व की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि गत 100 वर्षों में सरकार के कार्य क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। केवल सुरक्षा, जनशांति, दंड विधि का पालन या अन्य कुछ कार्यों के अतिरिक्त वर्तमान राज्य में कुछ ऐसे कार्य करने लगा है जिसमें हम समाज
कल्याण की संज्ञा दे सकते हैं, यानी कल्याणकारी राज्य की बात कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 18वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद समाप्त हो गया, अब तो सरकार नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में समाज कल्याण तथा दैनिक उपयोगिता के लिए भी नियम बनाने लगी है, जैसे जन स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, वृद्धावस्था सहायता, वृद्धावस्था के लिए सहायता, उत्पादन, अन्य सभी चीज़ों की व्यवस्था बनाई जाने लगी। तो इन सभी व्यवस्थाओं पर कौन किस तरीके से कार्य करेगा या कार्य हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए जो है ये नियंत्रण रखने का कार्य प्रशासनिक विधि को दिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि इन सभी कार्यों को बढ़ जाने के कारण प्रशासन प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। इन सब बातों को करने के लिए सरकार के लिए कुछ विधायी न्यायिक कृतियों का करना आवश्यक हो गया है। ठीक है ना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब ये ज़रूरी हो गया, ये सारी चीज़ें आई, 18वीं शताब्दी में आपका व्यक्तिवाद ख़त्म हो जाता है, उसके बाद शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था के लिए सहायता और भी बहुत सारे कार्य स्टार्ट किए गए। तो इन कार्यों में कहीं ना कहीं दुरुपयोग होने लगा था, और ये दुरुपयोग हो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग न हो इसके लिए हमें न्यायिक कृतियों को करना आवश्यक हो गया था, विधायी कृतियों को करना आवश्यक हो गया था। ठीक है, तो ये इसका था महत्व। अब हम लोग आगे बात करते हैं और भी क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जब प्रशासन में इस प्रकार के कार्य किए जाने लगे तो यह भी आवश्यक हो गया कि उस पर उचित नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाए। ठीक है ना, कहीं अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। ठीक है ना, जो अधिकार दिए गए हैं सबको। ठीक है, इसी के संबंध में दार्शनिक ग्रिफिथ महोदय ने लिखा है। इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विधि वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाती है। यह जनता के अधिकार तथा प्रशासन के अधिकारों के बीच में एक साम्य स्थापित करती है। तो ये दार्शनिक महोदय जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दार्शनिक का नाम है ग्रिफिथ महोदय ने कहा है कि जनता तथा सरकार के बीच समन्वय करने का कार्य करती है। कौन? प्रशासनिक विधि। ठीक है ना, प्रशासनिक विधि जो है जनता और सरकार के बीच में समन्वय करने का कार्य करती है। किसके अकॉर्डिंग? दार्शनिक ग्रिफिथ महोदय के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन आज फाइनल हो गया। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।